आए थे जंगल। तो नीति समझ नहीं आती है, जब उधर गए तो अच्छे, हाँ इधर आए तो अच्छे खराब। अभी बताइए, इसके पहले हमारे कितने भाइयों को यही पटना में पिटवाए थे। हम लोग जो रैली किए थे तो रैली में कितना तुहर मारा था, कितने लोग मार खाए थे, और उनको वोट दे देंगे क्या? हमको तो 404 पार होवे करेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही। एक के नीति सिद्धांत है। मैं यही कह रही हूँ कि बाबूजी के घर से बाबा जी के घर, बाबा के घर में नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। एक बार फिर से भारतीय जनसंघ पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब एक बार फिर से पटना और बिहार समेत पूरे देश में 25 सीटों पे लोकसभा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में ये लोग जुट चुके हैं। लेकिन अब सबसे पहले देखिए यहाँ मौजूद इस पे तमाम आला अधिकारी जो इस पार्टी को आगे ले जाने की तैयारी में है, उनका बयान क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप सुनिए। आपने सिन्हा पैसे से वकील रही हूँ, वकील आप नहीं है तो पार्टी में काम करते करते वकील रह गए। अच्छा, नहीं मैंने प्रायोरिटी मैंने हाई कोर्ट से वकालत का छोड़ करके पार्टी को काम किया। नहीं, मेरा सवाल ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग जो है दोनों प्रोफेशन को साथ में लेकर चलते हैं। नहीं, मैं पूर्णकालीन थी, बीजेपी की पूर्णकालीन सदस्य की तरह मैंने काम किया है। और मेरे साथ इस तरह से हुआ है कि पूरे भारत वर्ष में जब 89 में 10 गो महिला चुनाव लड़ी थी ना, तो बिहार की पहली महिला मैं फेस की थी। आज आखिर आप बीजेपी से क्या चाहते थे? बीजेपी से चाहते नहीं थे, मैं काम चाहती थी। मुझे काम नहीं है तो काम नहीं, तो मैंने काम ढूंढ लिया है। और नीतीश जी को बता देना है कि वो उनका जिला नहीं है। गठबंधन में बराबर मैनेज करके वो आते हैं। 2014 में वो टिकट मैनेज करके रामविलास जी से आए थे। जीता हुआ सीट रामविलास जी का कैंडिडेट भागा था। उसके बाद में 2019 में हमसे मैनेज करके आए हैं। बाहर का नालंदा का कैंडिडेट ही नहीं रहता है, बाहर से लड़ता है। इस बार फिर माले का कैंडिडेट लेके आए हैं और वो बाहर का कैंडिडेट है, पालीगंज का कैंडिडेट। हाँ, पालीगंज के है ना। और ये जो अभी कैंडिडेट है, जब चुनाव लड़ी थी 89 में, वो भी लड़े थे। मात्र 1200 वोट लाए थे, 1232 वोट लाए थे। उनको 3 बार सांसद बनाया, चौथी बार फिर उसी को भेज रहा है। इस बार आपके प्रत्याशी भी नालंदा से आ रहे हैं भारतीय जनसंघ के, क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है माहौल? जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हमारा जो वहाँ का कैंडिडेट है पार्लियामेंट का, तो जिस समय हमारा अयोध्या का ये चल रहा था ना, अक्षत बांटना और निमंत्रण देना, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले को माँ बाप मर गया क्या जो मैंने निमंत्रण देने चल रहा है, कार्ड बांटे चल रहा है, इस तरह का संवाद किया था। तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट को नालंदा का कार्यकर्ता वोट नहीं करेगा। सवाल ये है मैडम, सवाल ये है कि आपके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों कहीं ना कहीं काफी बड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, नीतीश कुमार का नालंदा गढ़ माना जा रहा है 2005 के बाद से। कैसे आपके कैंडिडेट उनसे फाइट करेंगे? मैं तो बता रही हूँ ना कि नीतीश कुमार का गढ़ नहीं है, नीतीश कुमार का हथियाया हुआ सीट है। कोई लड़ने वाला कैंडिडेट सामने नहीं रहता। माले का कैंडिडेट जा रहे हैं तो माले के लोग वोट देंगे क्या? जो लाल झंडा क्षेत्र से निकल चुका है, वो लाल झंडा को लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? कदापि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप क्षेत्र जाके देखिए कि वहाँ क्या लग रहा। हमारा उसका जो गठबंधन का जो कैंडिडेट है, उसको कैसे लोग खदेड़ रहे हैं, जो जा करके देखिए। वहाँ कोई विकल्प नहीं रहता है जिसको जनता चुन सके। बोलता था लोग कि नोटा में वोट देंगे, तो हमने कहा कि भाई नोटा में वोट मत दो, हम आ रहे हैं। हम कार्यकर्ता के सम्मान के लिए आ रहे हैं। नोटा में वोट देने से तो ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट तो होगा। ये तो बाक ओवर के लिए नीतीश जी मैनेज करके कैंडिडेट लाते हैं, अंदर से मिले हुए हैं महागठबंधन से। तो ये कार्यकर्ता को, जनता को एक तरह से समझिए कि जनता का वोट का ये तिजारत करता है नीतीश कुमार। ऐसे नहीं कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले जमुई में एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने जंगल राज का याद दिलाया है। जंगल राज में नीतीश कुमार नहीं थे क्या? जंगली राज से निकल के ना आए थे? जंगल राज बनाने में उनका हाथ नहीं था क्या? जी, जंगल राज में थे कि नहीं? लालू जी के साथ वो थे कि नहीं? लालू जी से निकल। सॉरी, आप एनडीए का समर्थन दे रहे हैं क्या? एनडीए का समर्थन मैं वहाँ नहीं दे रही हूँ, नालंदा में नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं दे रही। जहाँ आपके उम्मीदवार है वहाँ नहीं दे रहे हैं?
लेकिन जिस सीट पे आपके उम्मीदवार नहीं है, क्या उस सीट पे आप समर्थन दे रहे हैं? अरे अब तो मैं यहाँ पर तो चुनाव फेस कर रहे हैं ना, जी। तो यहाँ चुनाव फेस कर रहे हैं तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो ना मैं करूंगी। क्या निर्णय होगा कुछ बताइए ना, आप वही समझना चाह रहे हैं। बताइए बताइए क्या निर्णय होगा? पार्टी का निर्णय तो अब अभी तो हम पार्टी का निर्णय, किस पद पर? मैं पद पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा में मैं भाजपा के उपाध्यक्ष तक रही, महामंत्री तक रही, प्रदेश में मंत्री भी रही। अभी नो वेयर इज एवरीवेयर थी, मैं कहीं नहीं थी, इसलिए मैं चली आई हूँ काम करने के लिए, नए पार्टी को संभालने के लिए। इसमें जनसंघ में पुराना हमारा नालंदा से ये क्या बोलता है वीरेंद्र बाबू, वो भी पैसे से अधिवक्ता थे, तो वो जनसंघ काल में नालंदा को दिया है सीट, भाजपा मतलब जनसंघ को दिया छाप से, वही राम जी का दिया लेके फिर मिला। चले बहुत बहुत सर, अपने बारे में। मैं अनिल कुमार पांडे यहाँ राजा बाजार में रहता हूँ। आज मैं प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के हुआ हूँ। वैसे अभी तक जितना भी काम था ये हमने अपना ऑफिस रखा है राजा बाजार में, बेली रोड में, मेन रोड पर राजा बाजार पिलर नंबर 70 के पास में। वहाँ जनसंघ की रजिस्टर्ड ऑफिस है बिहार की। वहाँ पर कार्यकर्ता आते हैं, वहाँ मेंबर बनते हैं, वहाँ जिससे किसी तरह का पोस्टल हो, झंडा हो, सभी कुछ अपना पेपर्स लेते हैं। और जो भी अपनी होती है कार्यकर्ता की एक कमेटी जो बनी हुई है, उससे अपना गठन के बारे में, अपना उसको मजबूत करने के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हर एक शनिवार को हम लोग लगभग कम से कम 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजी चल रही है कि पूरे और अगले एमएलए में नड्डा साहब से और अमित शाह से भी पत्राचार हुआ है। अगले उम्मीद है लगभग कम से कम 25-30 आदमियों का एमएलए में जरूर हम लोग खड़ा करेंगे, बिहार से केवल। हाँ, एकदम लगभग ज्यादा मिनिमम, ये मिनिमम हम बोल रहे हैं, ये एकदम गारंटी है। सर एक सवाल ये होगा, आप पटना सिटी का प्रत्याशी भी बने हैं और पटना साहिब, पटना सिटी नहीं, वही पटना साहिब लोकसभा ना, उसी को पटना सिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या आधार है, क्या ग्राउंड को लेकर आप ग्राउंड में आ रहे हैं? हम बहुत पहले से लोगों के संपर्क में हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से। जो छोटे जितने भी बस्तियां हैं उन सबों में हम जा करके उन लोगों से मिले हैं, सबों का हमने विचार लिया है और सभी का ये कहना है कि हम लोग मर रहे हैं। हम लोग एजेंडा क्या होगा? एजेंडा क्या होगा? एजेंडा हमारा बस हम लोग, मेरा मेन एजेंडा जो है हमारे जनसंघ का बहुत पहले से है, बहुत एस्टैब्लिश्ड है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बच्चे की पढ़ाई, हर रोगी की दवाई, हर महिला का मान, हर धर्म का सम्मान, इसी को लेकर कहती है, लेकिन आप कुछ अलग कैसे देखें? ये हम लोगों का अभी से नहीं है, जब से हम लोगों का जनसंघ एस्टैब्लिश्ड हुआ है तब से हमारा यही मेन मोटो है और इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। ऐसा रहा कि शुरू के दिनों से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पटना महानगर में, पूरे प्रदेश में विस्तार दिया, काम किया। जब राम जन्मभूमि में 80 कार्यकर्ता जेल में बंद थे, उसको छुड़वाने का काम, पटना चीफ जस्टिस के डेरा पर रात में कोर्ट लगाने का काम, और भाजपा के संगठन को अभी तक हम अपने खून पसीने से यहाँ तक लाया है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में था, अभी भी हूँ। नेशनल कमेटी में जयदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सवाल है कि आदेश देने के बाद, चुनाव लड़ने का आदेश दिया गया, क्षेत्र में जाए, काम किए, 5 महीनों से लगे रहे, उसके बाद अचानक इन्होंने सीट जदयू को दे दिया और हमारे जैसे कार्यकर्ता के साथ अन्याय किया। अन्याय का विरोध करना कायरता है, इसलिए मैं कायर नहीं, इसलिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हम विचारधारा से भाजपा और भारतीय जनसंघ दोनों एक ही रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ भी हैं, यहाँ भी। हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं विचारधारा को छोड़ करके, इसलिए मैंने यहाँ से इसी पार्टी से छोड़ा। सवाल ये है कि इस बार भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय जनसंघ क्या
ग्राउंड जीरो पे एजेंडा लेकर आ रही है और दलों से क्या प्रस्ताव दे रहे हैं लोग? नहीं, वो असल है कि जो मिली जुली सरकारों की स्थिति बन गई है, पलटू राम इधर कल हमसे करकता पूछते हैं, जनता पूछती है कि नीतीश कुमार तो पलटू राम है, आपकी पार्टी भी तो अमित शाह जी ने कहा वो पलटू राम हो गए। तो हम दोनों की स्थिति है कि हम करकर्ताओं को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग? खून पसीना लगा के पार्टी को खड़े किए हैं 44 साल में। मैं 44 साल का बीजेपी का करकर्ता हूँ, लेकिन दर्द ये है कि जिसको खड़ा किया वो आदमी आज हम जवाब देने की स्थिति में नहीं खड़े। क्या करते हैं? विवश होकर पुनः इसको खड़ा करने का और कई कारण है। अब इतनी कम समय सारी बातों को नहीं कही जा सकती है। बाकी तो आप जनता जनार्दन सब कुछ जानते हैं। हाँ? अभी नेशनल कमेटी में थे, नेशनल कमेटी मेंबर थे, बीजेपी विधियम विधायिका विभाग जो था जिसमें जयदीप सुनील कुमार सिंह। सर, अखिल भारतीय जनसंघ को लेकर आज आप लोग एक बार पुनः समाज में जागृत हुए हैं, इसका क्या मकसद होगा? ऐसा नहीं है कि आज पुनः जागृत हुए हैं। बिहार में भी कुछ सिलेक्टेड कंस्टिट्यूएंसीज में जहां हमारा पॉकेट है वहां हम सालों भर सक्रिय हैं। आप उसको देख सकते हैं, आज भी सक्रिय हैं चूंकि चुनाव का वातावरण है और पूरे प्रदेश के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सहानुभूति रखने वाले हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आज सूचना देने के लिए आप लोगों को भी बुलाया गया है। मैं भारत भूषण पांडे, अखिल भारतीय जनसंघ का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे ऊपर है। सर, भारतीय जनसंघ एक समय ऐसा भी था कि जिस समय पूरे देश में कांग्रेस के बाद कोई पार्टी थी तो वो भारतीय जनसंघ ही थी, जिससे कई पार्टियों का निर्माण भी हुआ। लेकिन आज भारतीय जनसंघ का अस्तित्व का स्तर ये कैसे हो गया जो अभी दिख रहा है? ऐसा है कि राजनीति में छल छद्म की विजय होती है और हम लोगों के पास साधन का अभाव रहा। आपको मालूम है कि देश में कई फलने फूलने वाले दल जो हैं वो विदेशी पैसों से भी बढ़े हैं। हमने कभी सिद्धांत से और अपने चरित्र की विशिष्टता से समझौता नहीं किया। हमारे नेता दीनदयाल जी थे, तो दीनदयाल जी का चरित्र जग जाहिर है। ऐसे में हमने जब गलत साधन नहीं अपनाए, कभी गलत विचारधारा नहीं अपनाई, तो सत्ता हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। और जो आकर्षण है वो सत्ता का आकर्षण है, लेकिन लोकतंत्र सत्ता के आकर्षण से नहीं चलता, लोकतंत्र विचार के बल से चलता है। वैचारिक निष्ठा आज भी हमारी है। प्रचंड बहुमत के बाद भी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने को जनसंघ सिद्ध करती है, जनसंघ के संस्थापकों का आदर से नाम लेती है, डॉक्टर मुखर्जी दीनदयाल जी के नाम पर स्मारक बनाती है, 370 राम मंदिर और गोरक्षा के मुद्दों को अपना मानती है। ये हमारी प्रासंगिकता और ये हमारी वैचारिक सशक्ति का उदाहरण है। हम कमज़ोर नहीं, हम हाशिए पर नहीं हैं। हमारे विचार को करने वाले वो हैं। अब है कि वो 10%, 20% कर रहे हैं, हम 100% करने के लिए लगे हुए हैं। उसके अनुरूप समाज निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वो समाज अंतरधारा है, वो सबको दिखाई नहीं दे रही है। अभी सर सवाल ये होगा कि अभी मौजूदा परिस्थिति में लोकतंत्र का चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है और अब आप क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनसंघ किस तरह की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर? पूरे देश में हमारी 25 सीटों पर तैयारी है। बहुत पहले से हमने घोषित कर रखा है। सालों भर हमारे कार्यक्रम होते हैं। उन क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं। हम जमीन पर अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, मतदाताओं के निरंतर संपर्क में हैं, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं। बिहार में हमने आज तय किया है अभी कि पटना साहिब, चूँकि प्रदेश की राजधानी है और ये हमारा पुराना केंद्र रहा है, गढ़ रहा है, उसके बाद सिवान और नालंदा, इन 3 सीटों पर, 3 क्षेत्रों पर हम बिहार में बढ़िया से लड़ेंगे। सर 25 सीट है तो 3 बिहार आ गया, और कौन सा स्टेट है जहाँ? और उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और ये राजस्थान है, उड़ीसा है। आपका कहीं किसी के साथ अलायंस वगैरह में कुछ? बीजेपी के ही साथ थोड़ा सा संबंध तमिलनाडु में है। तमिलनाडु? हाँ, और सब जगह अकेले? और अकेले सब जगह। जी। देखा किस तरीके से वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के 3 सीट समेत पूरे हिंदुस्तान में 25 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इन्होंने पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ठान लिया है और अब देखना होगा कि 25 में कितने सीटों के साथ ये जीत पाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि इनकी बातचीत अमित शाह और नरेंद्र मोदी से चल रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। और ये उम्मीद ये भी जताए कि आने वाले
विधानसभा चुनाव में लगभग हम लोग 25 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि एनडीए गठबंधन में इनको कितना जगह मिल पाती है और आगे इनका निर्णय क्या होता है, बिहार के लोग कितना समर्थन में इनके साथ खड़े हो पाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे जनता जागरण के साथ, आगे का अपडेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।